थ्री। मैं योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणपुर, छत्तीसगढ़। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फर्म विश्लेषण के सीमांतवादी दृष्टिकोण की आलोचनाएं। ये एमए सेकेंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का सिलेबस के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ये फर्म विश्लेषण के सीमांतवादी दृष्टिकोण की आलोचनाएं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मार्जिनलिस्ट अप्रोच टू ए फर्म एनालिसिस। इस सिद्धांत की आलोचना करने वाले पहले अर्थशास्त्री होते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो अर्थशास्त्री, प्रोफेसर हॉल और प्रोफेसर हिच। इन्होंने 1939 में इस सिद्धांत की क्रमबद्ध तरीके से आलोचनाएं की और ये आलोचनाएं उन्होंने 38 करीब 38 उद्यमियों से उन्होंने क्वेश्चनर को फिलअप कराया और उस क्वेश्चनर के विश्लेषण के आधार पर उन्होंने यह पाया कि ये जो नियो क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं, जो सीमांतवादी अर्थशास्त्री हैं, मार्जिनलिस्ट अप्रोच के जो अर्थशास्त्री हैं, ये मार्जिनलिस्ट अप्रोच के अर्थशास्त्री जो ये कहते हैं कि फर्म का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है, फर्म का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, इस बात पर उन्होंने कुठाराघात किया है। सबसे पहले हम इस सीमांतवादी दृष्टिकोण के जो विपक्ष में अर्थशास्त्री हैं उनमें से हॉल एंड हिच, एंड्रूज, प्रोफेसर लेस्टर, प्रोफेसर गॉर्डन ये और फ्रीडमैन ये इस सिद्धांत के आलोचक हैं। और इस सिद्धांत के कुछ पक्षधर अर्थशास्त्री हैं जिसमें प्रोफेसर ऑस्टिन, प्रोफेसर रॉबिन्सन, प्रोफेसर काहन, प्रोफेसर मैकलॉग। अब हम क्रमबद्ध तरीके से इनकी आलोचनाएं करेंगे कि ये सीमांतवादी अर्थशास्त्री क्या कहते हैं। सीमांतवादी अर्थशास्त्री कहते हैं कि साहसी ही फर्म का मालिक है, अर्थात साहसी ही यानी उद्यमी ही फर्म का मालिक होता है। पर आजकल की जो फर्में हैं, आजकल की जो कंपनियां हैं, वो इतनी बड़ी मात्रा में होती हैं, इतनी भारी मात्रा में होती हैं कि ये कह देना कि वो सिर्फ उस फर्म का एक ही मालिक है, यह संभव नहीं है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और उसकी बहुत सारी पूंजी जो लगी हुई है, उसमें बहुत सारे शेयर धारक हैं, बहुत सारे प्रबंधकों की टीम है। अर्थात अकेला एक आदमी हिंदुस्तान यूनिलीवर का मालिक या रिलायंस ग्रुप का मालिक सिर्फ एक आदमी नहीं होता है, बल्कि एक टीम होती है। उस टीम में शेयर होल्डर्स काम करते हैं, उस टीम में प्रबंधक काम करते हैं। प्रबंधक और शेयर होल्डर्स दोनों की टीमें किसी एक फर्म में काम करती हैं और वो निर्णय लेती हैं कि ये फर्म कहाँ जाएगी, किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, किन किन श्रमिकों से क्या क्या काम लिया जाए, अर्थात श्रम विभाजन की क्रिया कैसे की जाए और वेतन का निर्धारण कैसे किया जाए, अर्थात उन कार्य कर रहे लोगों के लिए वेतन का निर्धारण किस तरीके से किया जाए। ये सभी चीजें केवल एक साहसी नहीं देखता, ऐसा हॉल और हिच कहते हैं। यानी हॉल और हिच ये जो मान्यताएं हैं सीमांतवादी दृष्टिकोण की, इस मान्यता की वो आलोचना करते हैं इस आधार पर। अब दूसरी जो मान्यता है सीमांतवादी दृष्टिकोण की वो ये कि फर्म का एकमात्र उद्देश्य लाभ अधिकतम करना है। अब इसकी भी आलोचना करते हैं हॉल एंड हिच और फ्रीडमैन। वो कहते हैं कि फर्म का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। हाँ, एक उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, लेकिन एकमात्र नहीं। एकमात्र का मतलब सिर्फ फर्म लाभ हासिल करने के लिए ही काम करती है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद बहुत सारी थियरी आई जिसमें बॉमन का बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल, मैरिस का वृद्धि अधिकतमीकरण मॉडल, विलियमसन का उपयोगिता अधिकतमीकरण मॉडल,
ये बताते हैं कि फर्म का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता, बल्कि बिक्री अधिकतमीकरण करता है, कोई अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइजेशन करता है और कोई अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। जैसे आप कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं व्यवहारिक जीवन में। जैसे आप पार्ले जी बिस्किट के यदि आप उदाहरण लें तो आप पाएंगे कि पार्ले जी बिस्किट क्या करना चाह रहा था, वो मैक्सिमम अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामान को बेचना चाह रहा था, सेल करना चाह रहा था, यानी बिक्री अधिकतमीकरण करना चाह रहा था। और जब वो बिक्री अधिकतमीकरण करके अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाह रहा था और अपने लाभ को बढ़ाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि जब बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल इसलिए अपनाती है फर्में ताकि उसके उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच उसका उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए भी वो प्रयास करते हैं। तो आजकल की जो फर्में हैं उनका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता और उनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि इनको हम लोगों ने देखा। तीसरी जो मान्यता है सीमांतवादी अर्थशास्त्रियों की दृष्टिकोण की कि फर्म को बाजार परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है। अब सीमांतवादी मानते हैं कि फर्म की बाजार परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात जितनी फर्में, आजकल की जो फर्में हैं वो ये कह देना कि उनके पास पूरी सूचनाएं होती हैं, हर एक तरह की सूचना होती है, ये कहना संभव नहीं है। चूंकि असममित सूचनाओं का अभाव होता है, अर्थात सूचनाएं परफेक्ट हो बिल्कुल नहीं, और बाजार भी दक्ष तरीके से काम करे और परफेक्ट कंपटीशन हो, ऐसा भी नहीं है। अपूर्ण बाजार परिस्थितियां पाई जाती हैं, यानी इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस, इम्परफेक्ट मार्केट परिस्थितियां इस समय बाजार में होती हैं। तो ये कह देगा कि किसी उद्यमी को, किसी साहसी को बाजार परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान है, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल की जो बाजार परिस्थितियां हैं वो बाजार परिस्थितियां पूरी तरह से दक्ष नहीं है कि वो बदलती हुई बाजार परिस्थितियां, बदलती हुई उपभोक्ताओं की रुचियों, पसंदगी का अनुमान लगा सके। यही तो होता है कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। क्या ये इतना आसान है कह देना कि मार्केट में क्या चल रहा है? तो इस तरह से बहुत सारी थियरियाँ आई, बहुत सारे सिद्धांत आए जो उपभोग और उत्पादन दोनों अलग अलग के व्यवहार पर अध्ययन करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से उपभोक्ताओं का व्यवहार बहुत सारी चीज़ों से गवर्न होता है, बहुत सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि बाजार परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान है, गलत है। चौथी मान्यता जो सीमांतवादी अर्थशास्त्री कहते हैं कि फर्म को अधिकतम लाभ तब प्राप्त होता है जब MC बराबर M, MC मार्जिनल कॉस्ट, MR मार्जिनल रेवेन्यू, यानी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। अर्थात सीमांत लागत या सीमांत आय जब सीमांत लागत के बराबर होती है तो कहा जाता है उस समय फर्म को अधिकतम लाभ होता है, और वही फर्में काम करती हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, उस पॉइंट से न कम ना उस पॉइंट से ज़्यादा। ऐसा सीमांतवादी अर्थशास्त्री मानते हैं। लेकिन हॉल एंड हिच ने जब 1939 में इन्होंने अध्ययन किया और यह देखा कि क्या फर्में वही लाभ प्राप्त करती हैं जहाँ MC बराबर MR है, तो उन्होंने पाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो उस कीमत पर अपने उत्पादन को जारी रखती हैं जहाँ उन्हें संतोषजनक लाभ तथा सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। इन दो चीज़ों की बात वो करते हैं, लाभ की बात करते हैं, पर ना वो अधिकतम लाभ की बात करते हैं और ना ही वो एकमात्र उद्देश्य होता है फर्मों का लाभ करना, ऐसी बात करते हैं। तो हॉल और हिच का जो अध्ययन है जिस पर इन्होंने ये आलोचनाएं की हैं वो उनकी एक एम्पिरिकल स्टडी है, अनुभवजन्य प्रमाण है,
और उसके आधार पर विश्लेषण करते हैं। पांचवी जो मान्यता है सीमांतवादी अर्थशास्त्र की, लागत वक्र यू आकार के होते हैं। लागत वक्र यू आकार के होने का तात्पर्य क्या है? लागत वक्र यू आकार के होने का तात्पर्य ये है कि ये लागतें शुरुआत में, अगर यहाँ उत्पादन की इकाइयों को हम रखें और यहाँ हम लागत को रखें, तो जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाएंगे, इस अक्ष पर यदि लागत और इस अक्ष पर यदि हम उत्पादन की इकाइयों को रखें, तो हम देखेंगे उत्पादन की इकाइयाँ, तो जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयाँ हम बढ़ाएंगे, शुरुआत में लागतें ज़्यादा होंगी, और अगर हम देखें इस बिंदु पर, तो यदि हम इतना उत्पादन करें, ओएल वस्तु का उत्पादन करें, तो हमारी लागत इतनी हो जाती है प्रति इकाई लागत, और इस तरह से ये लागतें और इसके बाद फिर ये बढ़ने लगती हैं। तो यू आकार की लागतों का तात्पर्य ये होता है कि शुरू में जब उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तो लागतें ज़्यादा होती हैं, और जैसे जैसे उत्पादन की प्रक्रिया बढ़ती जाती है और एक बिंदु के बाद वो न्यूनतम लागतें हो जाती हैं, तत्पश्चात उसके बाद फिर उत्पादन की लागतें बढ़ने लगती हैं। ऐसा वो कहते हैं। लेकिन बात के अर्थशास्त्रियों ने ये अनुमान लगाया कि ये सिर्फ यू आकार की नहीं होती हैं, बल्कि तस्तरी के आकार की होती हैं, जो अनुभवजन्य प्रमाण के आधार पर ये विश्लेषण प्राप्त हुआ। अंतिम जो मान्यता है सीमांतवादी, वो ये कि विक्रय लागतें एवं परिवहन लागतों का अभाव होता है। यानी ना तो विक्रय लागतें होती हैं, यानी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, और ना ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये दोनों ही लागतें जो हैं नहीं होती हैं, ऐसा मानते हैं सीमांतवादी अर्थशास्त्री। हॉल एंड हिच और आज की जो फर्में हैं चेम्बरलिन, अगर हम इनको देखें तो ये देखते हैं प्रोफेसर चेम्बरलिन, और फिर जब हम अल्पाधिकार मार्केट को पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़ते हैं, और अल्पाधिकार बाजार को पढ़ते हैं, तो तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज की परिस्थितियों में ये विक्रय लागतें, सेलिंग कॉस्ट और परिवहन लागतें तो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी बाजार के लिए। आजकल की परिस्थितियों में यदि हम ये देखें तो ये पाएंगे कि बहुत सारी फर्में विक्रय लागतों को बढ़ाती हैं, अपने सेलिंग कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, उसके उत्पाद की पहुंच लोगों तक हो, लोगों के प्रति रुचि उसके उत्पाद के प्रति हो, और उसके उत्पाद दूसरे उत्पाद की तुलना में कितने सुपीरियर दिख सके, इसके लिए भी वो विक्रय लागतों को बढ़ाते जाते हैं। विक्रय लागतों में कई तरह की लागतें शामिल होती हैं, जिनमें से न केवल वो पैकिंग, डिजाइनिंग, इस पर कि अलग तरीके से उत्पाद दिखे इसके लिए, बल्कि वो ऑफर भी देती हैं, बाई 2 गेट 1, बाई 3 गेट 2, इस तरह से चीज़ों को वो ऑफर देती हैं, और वो वारंटी देकर भी ऑफर देती हैं कि हम आपको इतने साल की इस उत्पाद पर वारंटी दे रहे हैं। बहुत से टाइप का एडवर्टाइजमेंट होता है, वो प्रिंट मीडिया से होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होता है, सोशल मीडिया पर होता है। तो ये बिल्कुल कहना वाजिब नहीं है कि विक्रय लागतें और परिवहन लागतें का अभाव होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी पाई जाती हैं और विक्रय लागतें, और आजकल की परिस्थितियों में जिसमें अल्पाधिकार या अल्गोपोली कंपटीशन है, जो अल्गोपोली कुछ फर्मों के बीच जो प्रतियोगिता है, उसमें तो विक्रय लागतें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस तरह से हम ये पाते हैं कि जो फर्म विश्लेषण की विभिन्न मान्यताएं थी, इन मान्यताओं की आलोचना प्रोफेसर हॉल एंड हिच, एंड्रूज, लेस्टर, गॉर्डन और फ्रीडमैन, इन मान्यताओं का एक एक करके इसकी आलोचना करते हैं और अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू।